स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। मिडिल ईस्ट में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे सऊदी अरब और ईरान ने पिछले दिनों जब एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए तो इसे न सिर्फ इस इलाके के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना गया। दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गए थे कि 7 साल पहले 2016 में दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक खत्म हो गए थे। इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल हो गए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में ये पहल चाइना ने की और उसी के मीडिएशन में ये एग्रीमेंट हुआ। चाइना के माध्यम से मध्य पूर्व के इन दो देशों की नई दोस्ती ग्लोबल पर्सपेक्टिव में क्या नई भूमिका निभाएगी और क्या ऐसे रिलेशंस का और विस्तार भी हो सकता है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात सऊदी अरेबिया और ईरान की और इनके बीच राइवलरी की वजहों की। मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस के लिए दोनों देशों के बीच लंबे समय से स्ट्रगल चल रहा है। दोनों देशों के बीच रिलीजियस डिफरेंसेस ने इसे और भड़का रखा है। ईरान शिया मुस्लिम आबादी वाला देश है, जबकि सऊदी अरेबिया खुद को एक लीडिंग सुन्नी मुस्लिम पावर के रूप में देखता है। हिस्टोरिकली सऊदी अरेबिया एक मोनार्की है, यानी राजशाही वाला देश है और इस्लाम धर्म का बर्थ प्लेस भी है। इसीलिए वो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर समझता है। हालांकि इसे 1979 में ईरान में हुए इस्लामिक रिवॉल्यूशन से चुनौती मिली, जिसमें ईरान ने इस इलाके में खुद को एक नए तरह के देश के रूप में स्थापित किया, एक तरह की रिवॉल्यूशनरी थियोक्रेसी। उसका लक्ष्य था कि वो इस मॉडल को और आगे बढ़ाए। 2003 में इराक पर अमेरिका के नेतृत्व वाली सेनाओं ने सुन्नी अरब सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया, जो ईरान का विरोध करने वालों में प्रमुख लोगों में से एक थे। सद्दाम हुसैन के पतन ने इराक के शिया डोमिनेटेड गवर्नमेंट के लिए रास्ता खोल दिया और तभी से इराक में ईरानियन इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है। 2011 में पूरे अरब वर्ल्ड में शुरू हुए विद्रोह से इस पूरे इलाके में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। ईरान और सऊदी अरेबिया ने इसका फायदा उठाते हुए और अपने प्रभाव का विस्तार किया, खासकर सीरिया, बहरीन और यमन में। मिडिल ईस्ट के स्ट्रेटेजिक मैप को देखें तो शिया सुन्नी विभाजन का पता लगता है। प्रो सऊदी कैंप में मुख्य रूप से गल्फ के सुन्नी देश आते हैं, मसलन यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, इजिप्ट और जॉर्डन। वहीं ईरानियन कैंप में सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद, जो कि एक हेटेरोडॉक्स शिया सेक्ट के मेंबर हैं, हिजबुल्ला, जो कि लेबनान का शिया मिलिशिया ग्रुप है, और इराक की शिया डोमिनेटेड गवर्नमेंट। ये लोग प्रो ईरानियन कैंप में आते हैं। ईरान और अरब के बीच चाइना की मध्यस्थता में मार्च 2023 में बीजिंग में जो समझौता हुआ है, उसके तहत दोनों देश यानी सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने पर सहमत हुए हैं और इस पर भी सहमत हुए हैं कि वे एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी है कि दोनों देश सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट को भी लागू करेंगे, जो इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और अन्य क्षेत्रों में कोऑपरेशन के लिए हुआ था। बीजिंग में हुए इस समझौते से दोनों देशों को फायदा क्या हुआ है, ये एक अहम सवाल है। ईरान के साथ नॉर्मलसी रिस्टोर करने संबंधी एग्रीमेंट साइन करके सऊदी अरेबिया यमन में चल रहे युद्ध से सम्मानजनक वापसी की उम्मीद कर रहा है। इस युद्ध ने न सिर्फ यहाँ की इकॉनमी को बुरी तरह से प्रभावित किया है, बल्कि इसके बॉर्डर्स पर हुतीस के आक्रमण का खतरा बढ़ गया है। सऊदी अरेबिया ने सऊदी विजन 2030 के नाम से जो टारगेट फिक्स किया है, उसे अचीव करने के लिए जरूरी है कि ईरान के साथ लंबे समय तक शांति बहाली रहे। वहीं दूसरी ओर ईरान के लिए सऊदी अरेबिया से एग्रीमेंट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के दूसरे देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने में भी मददगार होंगे, खासकर बहरीन और यूएई से। ईरान को अपने न्यूक्लियर इश्यूज पर रीजनल कंट्रीज के सपोर्ट की भी जरूरत है और इस एग्रीमेंट से वो इसकी उम्मीद भी कर रहा है। बहरहाल यदि ये एग्रीमेंट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गया तो इससे यमन में स्थिति काफी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि यहाँ सऊदी अरेबिया और ईरान प्रॉक्सी वार में उलझे हुए हैं। मगर सीरिया, लेबनान और इराक में स्थिति इतनी जल्दी इंप्रूव होती दिख नहीं रही है, क्योंकि इन देशों में ईरान का पलड़ा भारी है। लेबनान में हिजबुल्ला और इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप्स की एक्टिविटीज और उनके व्यवहार में इतनी जल्दी बदलाव होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। सऊदी अरेबिया और ईरान का अपने रिलेशंस को रीस्टोर करना इसराइल के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इसराइल चाहता था कि सऊदी अरेबिया भी अब्राहम एकॉर्ड्स समझौते में शामिल हो। यही नहीं, ये एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका के रिश्तों को भी प्रभावित करेगा। सऊदी अरब का ईरान से संबंधित अपने
फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को चाइनीज मीडिएशन में तय करना अमेरिका के लिए बेहद अपमानजनक है। वहीं दूसरी ओर गल्फ रीजन में सक्सेसफुल चाइनीज मीडिएशन चाइना को इस इलाके में एक ऐसे प्लेयर के रूप में पहचान दिला रही है जो कि रीजनल सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है और जो अमेरिका के लिए जियोपॉलिटिकल चैलेंजर है। एक मीडिएटर के तौर पर सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ही चीन को इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दोनों ही देशों के चीन के साथ बेहतर संबंध रहते हैं। हालांकि आगे अभी और भी चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो बड़ा सवाल यही है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीसफुल नेचर के बारे में सऊदी अरब को किस तरह से कन्विंस कर पाएगा। दूसरे, इस समझौते की सफलता बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगी कि हूती अटैक्स से सऊदी अरेबिया के लिए यह समझौता किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। तीसरे, ईरान की चिंता यह है कि समझौता उसके आइसोलेशन को कम करने, वियना न्यूक्लियर टॉक्स को सुविधाजनक बनाने और उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने में कितना मददगार बन सकता है। बहरहाल, यदि ये एग्रीमेंट के लागू होने के बाद भी दोनों देशों की चिंताओं को दूर नहीं किया गया तो बहुत संभव है कि स्थिति एक बार फिर से वहीं आ जाए जहां वो समझौते से पहले थी। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।